अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का। और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, आजम खां की ग्रह नक्षत्र थोड़ा ठीक नहीं चल रहे हैं। जेल से बाहर निकले, बीमार पड़े, मुकदमे दर्ज हुए और आज उनको एक मामले में सज़ा हो गई। और ये सज़ा का मतलब आजम खां की विधायकी चली गई। अब आजम खां क्या करेंगे? 6 साल के लिए उनके चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध, अगर हायर कोर्ट से कहीं से वो रिलीफ नहीं लाते हैं तो आजम खां अब उत्तर प्रदेश की अपोजिशन की पॉलिटिक्स से क्या इरिलेवेंट हो रहे हैं या उनकी प्रासंगिकता को ख़त्म हो गया ही है? इस बारे में हम आज खुलकर चर्चा करने वाले हैं। बहनों भाइयों, आजम खां उत्तर प्रदेश की राजनीति का एक वक्त का सबसे ताकतवर नाम। आजम खां उत्तर प्रदेश की राजनीति में 90 के दशक के बाद से लेकर 2017 तक उनकी तूती बोलती थी। और आजम खां समाजवादी पार्टी में डिफेक्टो नंबर 2, नंबर 3 की पोजीशन में रहा करते थे। और मुलायम सिंह के साथ जब वो मंत्री बने, मुलायम सिंह की सरकार में, नंबर 2 बेहद ताकतवर मिनिस्टर, समाजवादी पार्टी का सबसे बड़ा मुस्लिम चेहरा, भारी मुसीबत में। और आज उनको सज़ा हो गई। किस बात पर? उन्होंने एक सभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में और रामपुर के तत्कालीन कलेक्टर के बारे में अमर्यादित टिप्पणी की थी। बात 2019 के इलेक्शन के पहले की है। महीना था अप्रैल का। अप्रैल 2019 में उनका ये दिया गया बयान उनके ऊपर बहुत भारी पड़ा है। 3 साल 6 महीने के केस चलने के बाद आज उनको सज़ा हो गई। सज़ा कितनी हुई? 3 साल, 25,000 जुर्माना। और पीपुल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट के सेक्शन 8 का पैरा 3 कहता है कि 2 वर्ष या उससे अधिक की अगर सज़ा किसी MP MLA को होती है और जुर्माना लगता है तो तत्काल प्रभाव से उसकी सदस्यता रद्द, विधायकी गई। तो आजम खां की विधायकी आज की डेट से, जिस वक्त कोर्ट में जज साहब दस्तखत करेंगे और आर्डर रिलीज होगा, विधायकी गई। यानी आज से उनकी विधानसभा की सदस्यता समाप्त। लोकसभा से वो इस्तीफा दे चुके हैं और वहाँ सपा का कैंडिडेट हार भी गया और अब विधायकी भी चली गई। 80 से ज़्यादा मुकदमे झेले, अभी जमानत पे चल रहे हैं और अमर्यादित बयान देने के मामले में आज सज़ा हो गई। इसके पहले उनके बेटे को भी फर्जी प्रमाण पत्र के मामले में सज़ा हो चुकी है और वो भी डिसक्वालीफाइड हो चुके हैं। तो जो संशोधित और सुप्रीम कोर्ट द्वारा व्याख्या की गई नया पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट है, वो ये बात कहता है कि 2 वर्ष या उससे अधिक की सज़ा, इम्प्रिजनमेंट या फिर फाइन यानी जुर्माना, इसकी स्थिति में डिसक्वालिफिकेशन विद इमीडिएट इफेक्ट होगा। लिहाजा इस बात की कोई गुंजाइश नहीं है कि वो हायर कोर्ट जाएंगे और कोई रिलीफ लाएंगे। वो मान्य तब होगा जब हाई कोर्ट इस पर कोई एक्शन ले ले या कोई डायरेक्ट ऑर्डर करता है। तो उस स्थिति में सामान्य परिस्थितियों में सेशन कोर्ट के ऑर्डर पर तत्काल प्रभाव से सदस्यता गई। तो आजम खां अब समाजवादी पार्टी के विधायक के तौर पर उनकी सदस्यता आज से रद्द मानिए। तो क्या आजम खां इरिलेवेंट हो रहे हैं या आजम खां को टारगेट किया जा रहा है या आजम खां को वाकई में फंसा दिया गया या और भी इससे ज़्यादा बड़े गंभीर हेट स्पीचेस के मामले थे वो अभी तक आज़ाद हैं, या फिर कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनको कोर्ट से सज़ा हुई, वो कोर्ट से भाग गए, बच गए, और कुछ ऐसे भी हैं जिन पे महज कुछ 100 रुपए का फाइन लगाया गया। तो क्या आजम खां चिन्हित हैं इसलिए उनके ऊपर टारगेट हो रहा है या वाकई कोर्ट ने अपना काम किया है? और जैसा आजम खां खुद कहते हैं वो कोर्ट के और कानून के कायल हैं, तो हम भी ये मानेंगे कि वो कायल हैं। तो किस मामले में सज़ा हुई, पहले हम आपको ये सुनाएंगे कि कहा क्या था आजम खां ने ऐसा कि उनको सज़ा हो गई। और ये दूसरों के लिए भी खतरा है। एक नज़ीर पैदा हो गई उत्तर प्रदेश में। अब जो बोलेगा और अगर कोर्ट में किसी ने ठीक से चेज़ कर लिया तो भाई साहब नेतागिरी बंद, विधायकी, सांसदी सब चली जाएगी। इसलिए जो भी बोलना नाप तौल कर बोलना, क्योंकि ये फैसला अब अकेले आजम खां पे लागू नहीं होगा। सोच लो, आप पर भी लागू होगा। पहले 2019 का वो बयान और उसके बाद आज ताजा प्रतिक्रिया, दोनों एक साथ। ये तनखैया है, तनखैयों से नहीं डरते हैं, तनखैयों से नहीं डरते हैं।
और देखिए कि मायावती जी के फोटो कैसे बड़े बड़े अफसर रुमाल निकाल के जूते साफ कर रहे हैं। हाँ, उन्हीं से है गठबंधन। हाँ, उन्हीं के जूते साफ कराऊंगा, उन्हीं के जूते साफ कराऊंगा इंशाल्लाह ने चाहा। ये तनखैया है, तनखैयों से नहीं डरते हैं, तनखैयों से नहीं डरते हैं। और देखिए कि मायावती जी के फोटो कैसे बड़े बड़े अफसर रुमाल निकाल के जूते साफ कर रहे हैं। हाँ, उन्हीं से है गठबंधन। हाँ, उन्हीं के जूते साफ कराऊंगा, उन्हीं के जूते साफ कराऊंगा इंशाल्लाह ने चाहा। देखिए, ये मैक्सिमम पनिशमेंट था। बेल उसमें मैंडेटरी प्रोविजन, उस बिना पर बेल था, लेकिन मैं इंसाफ अप्रैल 2019 को प्रोसिक्यूशन का एलिगेशन है कि आजम खान ने हेट स्पीच दी थी, उसके सिलसिले में ये मुकदमा चल रहा है। क्या फैसला है? फैसले की अभी कॉपी हमें नहीं मिल पाई है, मगर हाँ उन्हें जो है पनिशमेंट दिया गया है। कितना? 3 साल का पनिशमेंट। जुर्माना कितना है? जुर्माना 2,000 रुपये, 6,000 रुपये। अच्छा, क्या उनकी विधायकी को लेके जो खतरा मंडरा रहा है, क्या उनकी विधायकी? अभी देखिए, अभी तो अपील है, अभी उसके बाद में आजम भाई को जमानत मिल गई? जी उन्हें मिल गई। एक पुराना बॉलीवुड का गाना है, जो बोएगा वही पाएगा, तेरा किया आगे आएगा, सुख दुख है क्या फल कर्मों का, जैसी करनी वैसी भरनी। आज ये गाना आजम खान पर बहुत फिट बैठ रहा है। आजम खान ने सत्ता के रसूख में जिस तरह से अत्याचार किया है, एक एक करनी का उनका हिसाब हो रहा है। और इसीलिए 27 महीने जेल में रहने के बाद वो बेल पर बाहर आए थे, लेकिन ये अल्प विराम था। अब फिर कोर्ट ने उनको दोषी सिद्ध किया है और जेल की सलाखों के पीछे जाने का अवसर फिर उत्पन्न हो रहा है। ऐसे कई फैसले आएंगे और आजम खान के किए गए अत्याचार का एक एक का हिसाब होगा। 10 बार के विधायक आजम खान ने क्या वाकई में हेट स्पीच दी? कोर्ट के मुताबिक हाँ दी, इसलिए कोर्ट ने उनको दे दी सजा। अब आगे क्या होगा कोई नहीं जानता। क्यों? क्योंकि सदस्यता चली गई। अब आजम खान के पास रास्ता है कि वो हाई कोर्ट जाएं और अपने लिए कोई रिलीफ लेकर आए, लेकिन तब तक उनकी सदस्यता खारिज, डिसक्वालीफाइड एज ए मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, विधायक पद गया। आजम खान फिर फंस गए। तो क्या ये उनकी राजनीति का अवसान काल है? क्या उनकी राजनीति का समापन का वक्त है? और क्या अब समाजवादी पार्टी अपने सबसे बड़े मुस्लिम चेहरे को अब उनके पतन का समय देख रही है? हम आज इस विषय पर चर्चा करेंगे और इस मसले को आगे बढ़ाने वाले हैं कि आजम खान अब उत्तर प्रदेश की राजनीति से क्या इरेलीवेंट होते जा रहे हैं और क्या अब उनके पास विकल्प बचा है और वो क्या करने वाले हैं। मेरे साथ अमित पुरी हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, उमा शंकर पांडे हैं कांग्रेस से, इमरान लतीफ़ आम आदमी पार्टी से, हेमंत तिवारी उत्तर प्रदेश के बहुत ही जाने माने पत्रकार और सैयद मकसूद अशरफ जाने माने मुस्लिम स्कॉलर, और वीरेंद्र सिंह जी हमारे स्टेट हेड। बहुत शुक्रिया और धन्यवाद आप सभी का इस कार्यक्रम में मेरे साथ सम्मिलित होने के लिए। मैं कार्यक्रम की शुरुआत सैयद मकसूद अशरफ जी से करना चाहूँगा, बहुत ही जाने माने इस्लामिक स्कॉलर और आजम खां के बड़े कट्टर समर्थक हैं। बहुत शुक्रिया आपका अशरफ साहब हमें समय देने के लिए। तो मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आजम खां को सज़ा हो गई सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्होंने एक अमर्यादित भाषण दिया था। इस पूरे प्रकरण को आप किस तरह से देखते हैं? कोर्ट ने उनको 3 साल की सज़ा, 25,000 का जुर्माना, और आप तो खुद वकील हैं, आप जानते हैं कि आज से उनकी सदस्यता ख़त्म। जी नहीं, अब सही है, चूंकि आजम खां है इसलिए जो भी कोर्ट के पास पावर थी, मैक्सिमम सजा जो उनको दे सकते थे उनको सजा दे दी गई। पहले आदमी तो है नहीं जिन्होंने जो है आचार संहिता का उल्लंघन किया हो या कोई ऐसे ही हेट स्पीच दिया हो। आजम खां से पहले इतने पुराने मामले 2014 में गिरिराज सिंह ने कहा था कि जो मोदी को वोट ना दे उसको पाकिस्तान भेज दिया जाए। आज तक उस केस पे कोई डिसीजन नहीं हो पाया। साक्षी महाराज ने 2017 में कहा 4 पत्नियां और 40 जो है बच्चे पैदा करने वाले लोग, इनकी वजह जनसंख्या बढ़ रही, उनके खिलाफ कोई बात नहीं। ठीक है, कोर्ट का अपना एक फैसला है, जो उनके पास पावर थी, 3 साल की सजा का उनके पास पावर था, उन्होंने दे दिया। सदस्यता रहेगी नहीं रहेगी वो इतना बड़ा मुद्दा नहीं है, वो तो कानून में अगर है तो ठीक है, सदस्यता नहीं रहेगी। मुद्दा ये नहीं है, मुद्दा ये है कि क्या इसी तरह से अगर आप सारे मैटर को 20% से ज्यादा कन्विक्शन नहीं इसमें हो पा रहा है हेट स्पीचेस के खिलाफ, 6 गुना हेट स्पीचेस बढ़ गई पिछले 8-9 सालों के अंदर, तो सवाल यह है कि कोर्ट भी, मैं नहीं समझ पा रहा हूं कि कोर्ट का अपना क्या पैमाना है।
अगर आजम खां की हिस्ट्री देखिए कि वो एक बहुत बड़े हिस्ट्री शीटर है तो बिल्कुल सही है। एक हिस्ट्री शीट को जाहिर सी बात है किसी भी तरह का एडवांटेज नहीं मिलना चाहिए। हिस्ट्री शीट की बुनियाद पे अगर कोर्ट फैसला करती है तो बहुत अच्छा है। वो तो बड़ी मेहरबानी कर दी, 1 हफ्ते का टाइम दे दिया उनको इंट्रीम बेल कर दी, वरना उनको जेल भेज देना चाहिए था। क्या ये आजम खां के राजनीति के अवसान लेती का वक्त है? देखिए ऐसा है, कोई मुद्दा नहीं। आजम खान ने 50 साल की राजनीति कर ली है, राजनीति के अवसान की बात नहीं। आजम खान पे जितनी ज्यादती हो सकती है सरकार कर रही है, और सरकार के जो है कोर्ट के आड़े के उसका भी फायदा उठा ले रही है। जब मुकदमे आप लाते चले जाएंगे तो कोर्ट भी अंडर इन्फ्लुएंस हो जाती है कहीं ना कहीं। फिर सवाल ये हेड स्पीच का, ये मामला क्या कहा था उन्होंने? एक डीएम का बयान आपने सुना है, उसमें तनख्वाह कह दिया, मतलब तनख्वाह लेने वाला। ठीक है, ये बयान गलत हो सकता है, इसमें सजा हो सकती है, 2-4 महीने की सजा हो जाती, जुर्माने उन हो जाते। पीएम के बारे में ये कहा था, जब से पीएम जो है प्रधानमंत्री बने मोदी जी, देश में मुसलमानों को खौफ पैदा हो रहा है। इससे खराब बयान है। कैबिनेट मंत्री ने देश के ये कहा हुआ है कि देश के गद्दारों को गोली मारो ... इलेक्शन के बीच में कहा, मुकदमा तक नहीं कायम हुआ उनके खिलाफ। तो इसी देश में अगर दोहरा कानून दिखलाई पड़ रहा है, बाकी रहा कोर्ट का फैसला सराखों पे है, 1 हफ्ते का उनको टाइम आप ये कहना चाहते हैं कि बीइंग ए मुस्लिम लीडर उनको टारगेट किया जा रहा है? मैं मानता हूं, नजर आ रहा है। मैं क्या कहूंगा, आप ही ने कहा है ना अभी, तो अपने रिमार्क में आपने ही कहा है कि साहब जो है क्या आजम खान के साथ कोई ज्यादती इसमें की गई है। सवाल तो आपने खड़ा किया है, तो सवाल तभी पैदा होता है जब सवाल होता है कहीं, वरना आप सवाल ही नहीं करते। आप बोलते हैं कि बहुत बड़े क्रिमिनल को आज सजा दे दी गई 3 साल की जी। आपने खुद सवाल किया है। नहीं, मैं आजम खान को क्रिमिनल नहीं मानता हूं। ही इज ए पॉलिटिशियन, और 50 साल की उनकी राजनीति हो गई, मैं उनको अपराधी नहीं मानता। पॉलिटिशियन थे ना, वो नेता तो है। क्या आप बताइए कौन सा है। ऐसा केस है? आज आप कोई नजीर बता दीजिए। आप उनसे सहमत हो सकते हैं, उनके बयान से असहमत हो सकते हैं, हैं, उनकी राजनीति से सहमत हो सकते हैं, उनके तरीके से असहमत हो सकते हैं, बट आजम खान इज नॉट ए क्रिमिनल। कमीशन कहता है अभी सुप्रीम कोर्ट में जवाब दाखिल किया कि साहब सही प्रावधान नहीं है इनके खिलाफ एक्शन लेने के लिए हेड स्पीचेस में, और आप जो है जो धाराएं लगी थी उसमें जो मैक्सिमम प्रोविजन था आपने उसमें सजा दे दी। तो ये कोई बात होती है? इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट में अपना बयान दे रहा है, अभी बहुत पुरानी बात नहीं, 1 हफ्ते की बात भी नहीं है। तो कहने का मतलब है आप कानून लाइए और बना दीजिए इस तरह का, ताकि सारे लोग डरे ना। गिरिराज सिंह को खौफ नहीं हो, साक्षी महाराज को खौफ नहीं हो, अनुराग ठाकुर को खौफ नहीं हो, वो जो चाहे बोल के निकल जाए। और आजम खान जैसा आदमी अगर कोई बयान देता है तो उसकी सजा वो मिलेगी जिसमें उसको फांसी लटका दी जाए। तो ठीक है, 3 ही साल का प्रावधान था, वरना 7 साल होती 7 साल दे देते, 10 होती 10 दे देते, आप जो चाहिए दे दीजिए। तो बिल्कुल मैं मुतमईन नहीं हूं। ये जज कि कोर्ट का फैसला आपको स्वीकार करना चाहिए। अपने बयानों में आप इतनी उत्तेजना का प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं? अरे साहब क्या बात करते हैं आप भी ऐसी बात करते हैं, स्वीकार करना चाहिए। मैं तो देखता हूं ना, बड़े से बड़े मामले में जब फैसला आपके खिलाफ आता तो आपको स्वीकार नहीं होता है। 2 जजों ने टिप्पणी कर दी नुपुर शर्मा के मामले में, तो पूरा हंगामा कर दिया आपने, तब स्वीकार नहीं था। स्वीकार आजम खां के लिए होगा तो बिल्कुल स्वीकार करना पड़ेगा, बिल्कुल करेंगे स्वीकार। फैसले पर टिप्पणी करना कोई उल्लंघन नहीं है, ना कहीं से कंटेंट बनता है, हमारा राइट है। अगर फैसले से हम सेटिस्फाइड नहीं है, बिल्कुल फैसला आने के बाद हम टिप्पणी कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया। मैं अमित पुरी, भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर, उन्हें आमंत्रित करता हूं। पुरी जी शुक्रिया आपका। आजम खान को सजा हुई, आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? अब तो खुश होंगे आप? नहीं, ये खुशी, फाइनली ये कांटा निकाल दिए। देखिए, ये खुशी और गम का सवाल नहीं है, मैं बहुत ऑब्जेक्टिवली इसको एड्रेस करता हूँ। अभी अशरफ साहब कह रहे थे, वो ठीक है, वो फ्री हैं कि कोर्ट के जजमेंट को बाई करें, बोरो करें या बरी कर दें। कोर्ट के जजमेंट पे रोप्स ऑफ जुडिशियल विजडम और डिस्क्रिशन के ऊपर कोई भी अपनी दे आर फ्री टू फॉर्म देयर ओपिनियन। लेकिन जहाँ तक मेरे नज़दीक से सवाल है, मैं एक ही बात कह सकता हूँ कि समाजवादी पार्टी के अंदर, मैं तो इसमें से जो पॉलिटिकल एंगल है वो देखता हूँ। कल ही परसों शफीकुर रहमान वर्क साहब ने कहा था कि अक़लियत के आदमी को नुमाइंदगी करनी चाहिए, क़यादत करनी चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। तो समाजवादी पार्टी में उठक बैठक हो रही थी कि साहब आज़म साहब को लीडर ऑफ द अपोजिशन बना दिया जाए। अब इस फैसले के बाद मुझे लगता है कि शायद श्री अखिलेश यादव जी को बड़ी राहत मिली होगी, क्योंकि वर्क साहब की अगुवाई में एक बड़ा तबका ये कह रहा था कि अक़लियत को आगे आने का चेहरा बनाना चाहिए। तो उनको राहत होगी, मुझे ना कोई खुशी है ना कोई गम है,
कोर्ट का फैसला पर है। हेट स्पीच के मामले में आप लोग को भी अब थोड़ा सावधानी बरतनी पड़ेगी, क्योंकि ये फैसला अकेले आजम खां पे नहीं है, सब पर भारी पड़ेगा। देखिए रशीद मसूद साहब इसके एमपी एमएलए कोर्ट से पहले हेट स्पीच के मामले में डिस्क्वालिफिकेशन के पहले टारगेट हुए थे, और मैं आपको या इनको या किसी को नहीं कहता, पॉलिटिकल साइड में जो भी लोग काम करते हैं उनको कमर के नीचे और पीठ के पीछे वार करने की इजाज़त नहीं है। लेकिन हाँ, एक शेर उर्दू का है, वो कोई कैसे लेगा वो जाने, कि मेरी आज की गलतियां सबको दिख रही हैं, मुझ पे कल क्या गुजरा था वो किसी को नहीं समझना। तो जो जूते को साफ कराने की बात कर रहे थे और कह रहे थे अल्लाह चाहेगा तो कलेक्टर जूता साफ करेगा, आपकी कलेक्टर से ना इत्तेफाकी हो सकती है। पुरी साहब, आजम खां क्रिमिनल हैं या पॉलिटिशियन? देखिए, ये बहुत हेयरलाइन क्वेश्चन है कि कौन क्रिमिनल है कौन वो है। जब 41/411 में फर्द बनी और आपके जौहर यूनिवर्सिटी से किताबें बरामद हुई, चोरी का माल बरामद हुआ, तो आप इसे क्रिमिनल कहेंगे कि पॉलिटिशियन? ये मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं, डायरेक्ट मैं आप पे छोड़ता हूं, मैं आप पे छोड़ता हूं। 41/411 का मुर्जिम, मैंने तो अपना पॉइंट ऑफ व्यू क्लियर कर दिया। आजम खां इज नॉट ए क्रिमिनल। 41/411 के अंदर आप मुझे कह दो यस ही इज ए क्रिमिनल। यूनिवर्सिटी से किताबें बरामद हुई। पूरी साहब, आप उत्तेजना का प्रदर्शन क्यों? उत्तेजना नहीं है, आप कहें हुजूर तो मैं सिर्फ ये कह रहा हूं, और मैं कहूं तो खुदाई ना फरमानी। जिले लाही ऐसा एक सेकंड, ही इज ए क्रिमिनल या पॉलिटिशियन? कोर्ट ऑफ लॉ के हिसाब से जो जाब्ता फौजदारी की धारा के अंदर कन्विक्ट हुआ है वो क्रिमिनल है, अनलेस एंड अनटिल उनको कहीं हायर कोर्ट से स्टे मिल जाएगा, सेंटेंस स्टे हो जाए तो उनकी विधायकी भी बहाल हो जाएगी। यूपी सरकार में एक मंत्री हैं राकेश सचान जी, सजा याफ्ता है जी, ही इज ए क्रिमिनल पॉलिटिशियन? जो कोर्ट से कन्विक्टेड है और वो कोर्ट से कन्विक्टेड हो चुके हैं, मैंने कहा ना, सजा हुई है उन्हें। ओहो मेरे भाई, मेरी बात सुन लीजिए। अरे आप उत्तेजित क्यों हो रहे? मैं एक नहीं कह रहा, मैं एमपी एमएलए एक्ट जिसको आप कोट कर रहे थे उसमें अभी आप कहेंगे उनको 1 साल की क्यों हुई? मैं इस पे नहीं पूछा, सजा तो कोर्ट का काम है, 1 साल की दे, फांसी दे दे, क्यों हुआ? फांसी दे दे। ये तो आप अज्यूम करके मेरे से सवाल करवाना चाहते हो। फ्री टू फॉर्म योर, आप चाहते हो कि मैं सवाल पूछूं? अशरफ साहब अभी कह रहे थे ना कि किसी को कम जुर्माना, किसी को ज्यादा जुर्माना, ये जो विक्टिम कार्ड आजम साहब के नाम पर हर चीज को वोट की राजनीति से, अकलियत से जोड़ो। जस्ट सेकंड, अकलियत से दोनों लोग रुक जाइए, कृपया रुक जाइए, कृपया रुक जाइए, ये मासूमियत कृपया रुक जाइए, कृपया रुक जाइए। रुक गया, राकेश सचान सजा याफ्ता है, ठीक है, क्या हुआ? जो लीगल वो क्रिमिनल हैं या पॉलिटिशियन? जो वैसे मैं राकेश सचान को पॉलिटिशियन मानता हूं। जो लीगल स्टेटस है जजमेंट के लाइट में वो प्रिवेल करेगा। किसी की ओपिनियन और नॉन ओपिनियन का कोई मतलब नहीं है। अब अपना आदमी आया तो आपकी ओपिनियन, मैंने कहा ना, मैंने उसमें भी यही कहा था, इसमें भी यही कह रहा हूं। ओके, मैं आपके मित्र उमाशंकर पांडे जी को आमंत्रित करता हूं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस किया उन्होंने ना 3 साल वाला। थैंक यू अशरफ साहब, अपनी बारी में आप बोलिएगा, नोट कर लीजिए पॉइंट। हम लोग डिबेट सिस्टमैटिक चलाएंगे ताकि दर्शक समझ सके ना किसका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है। तो पांडे जी बहुत शुक्रिया आपका। आज आजम खां को सजा हो गई, बीजेपी की राह का एक कांटा निकल गया है। मैं जानना चाहता हूँ और स्पष्ट रूप से कांग्रेस इस पूरे मसले पर क्या ओपिनियन रखती है? देखिए ब्रजेश जी, कोर्ट में कानूनी प्रक्रिया के तहत आजम खान जी को सजा सुनाई गई है, तो उसमें मुझे कुछ नहीं कहना है। हाँ, ये ज़रूर है कि तमाम ऐसे मामले कोर्ट में चल रहे हैं, हेट स्पीच के ही मामले ले लीजिए, जिस पर आज तक सुनवाई तक नहीं हुई। तो ये जो दोहरा मापदंड है, दोहरा खेल जब दिखाई देता है, जब पब्लिक प्रोसिक्यूशन की एक मामले में अति सक्रियता और एक मामले में अति निष्क्रियता दिखाई देती है, तो तमाम तरीके के प्रश्न चिन्ह खड़े होते हैं, जो लोकतंत्र के लिए गंभीर चिंतन का भी विषय है और गंभीर मंथन का विषय भी है कि आने वाले समय में हम लोकतंत्र को किस तरफ ले जा रहे हैं। तमाम मामले हैं, कुछ का जिक्र अभी अशरफ जी ने किया, लेकिन चिन्मयानंद जी को तो साफ साफ बचा लिया जाता है। प्रवेश वर्मा के खिलाफ क्या कोई कार्रवाई चल रही है? उनकी क्या हेट स्पीच नहीं थी? संजीव बालियान के खिलाफ कुछ 100 रुपए का जुर्माना करके उनको छोड़ दिया जाता है। संगीत सोम पर जुर्माना, संगीत सोम जी पर कुछ रुपए का जुर्माना करके 800 रुपए का जुर्माना करके उनको छोड़ दिया जाता है।
इसके अलावा कपिल मिश्रा फुल टाइम हेट स्पीच देते रहते हैं, कोई कार्रवाई नहीं, कोई एफआईआर तक नहीं। आप सही कह रहे थे, राकेश सचान को 2 साल की सजा हुई और वो कोर्ट से जजमेंट की कॉपी लेके भाग गए। उसके बाद उनको फिर 2 दिन बाद वो गए तो ब्रजेश जी उनको बेल भी मिल गई। जो आदमी कोर्ट के जजमेंट को सुनता है और कॉपी लेके भाग गया, उसको कोर्ट बेल भी दे देती है। अद्भुत है, अद्भुत है। इस पर अमित पुरी जी का मैं जरूर, और आज वो कैबिनेट मिनिस्टर भी बने हुए हैं। बट एक बात कहूं, राकेश सचान क्रिमिनल नहीं है, पॉलिटिशियन है। हाँ तो ठीक है, तो इन्होंने तो बताया नहीं आजम खान क्रिमिनल है कि पॉलिटिशियन है। और ऐसे तमाम मामले और भी देखिए, आशीष मिश्रा टेनी जी का बयान याद करिए जो उन्होंने दिया था, वो भी इनके एक उप मुख्यमंत्री की मौजूदगी में दिया गया बयान था। आज तक उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई क्या? कोई कभी गिरफ्तारी हुई क्या आशीष मिश्रा टेनी की? ऐसा कह के आप क्या आजम खान का बचाव कर रहे हैं? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूं। देखिए, वो अभी भाजपा के एक प्रवक्ता कह रहे थे ना कि जो बोया है वो काटेंगे और आगे आएगा। तो आज अगर आजम खान के आगे आया है तो कल इन लोगों के भी आगे आएगा। सरकार क्या, अटल जी ने तो कहा था सरकारें परिवर्तनशील हैं, सरकार बदलेगी, जैसा आप करोगे वो आपके भी आगे आएगा। और रामजादे हरामजादे वाला बयान कैसे भूल गए? टेस्ट ट्यूब बेबी हैं सीता जी का बयान कौन भूल सकता है? हनुमान जी को हनुमान जी की जाति बताई गई। ये सब भाजपा के लोग हैं। कभी 50 करोड़ का गर्लफ्रेंड कहा गया, कभी जर्सी काऊ कहा गया। तो आप नटशेल में आप ये कहना चाहते हैं कि आजम खान को टारगेट किया जा रहा है? बिल्कुल, मैं ये नहीं कर रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि कुछ लोगों को टारगेट करके मुस्लिम तुष्टीकरण का खेल सरकार के द्वारा लगातार खेला जा रहा है। और माननीय सुप्रीम कोर्ट का भी हफ्ते भर पहले का आप 10 जो उन्होंने पॉइंट दिए हैं उसमें उन्होंने कहा है कि ये जो हेट स्पीच है ये खतरनाक है, इसमें धर्म के आधार पर निर्णय मत करिए, ये लोकतंत्र के लिए खतरा। उन्होंने 10 पॉइंट का अपना गाइडलाइन दिया है। लेकिन और ये भी कहा है कि अगर इसका पालन नहीं होगा तो ये कोर्ट आप कंटेम्प्ट माना जाएगा। लेकिन कौन सुनने वाला है साहब? यहां तो ऐसी सरकार चल रही है ब्रजेश जी। कितना दुर्भाग्य है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट के जजेस को इसी गवर्नमेंट में सड़क पर आकर गुहार लगानी पड़ी है जनता से। और मैं लास्ट बात कह दूं, कंक्लूड करें। थैंक यू। लास्ट बात अभी आज करिए प्लीज। मैं आज ही आपके ही चैनल पर मैं देख रहा था ब्रजेश जी, फिरोजाबाद का डीएम रवि रंजन, उनकी पत्नी शॉपिंग करने गई थी और दुकानदार की गलती क्या थी कि उसने अपने लोगों से सामान को गाड़ी तक भिजवाया नहीं। नतीजा उसकी दुकान तोड़ दी गई, सीसीटीवी कैमरे उखाड़ लिए गए, फोन छीन लिए गए, मारा पीटा गया, एफआईआर दर्ज करके 6 लोगों को जेल भेज दिया गया। अब इस डीएम के खिलाफ अमित पुरी जी आज इसी चैनल पर बताएं कि ऐसे निरंकुश और क्रूर डीएम के खिलाफ आप क्या कार्रवाई करेंगे? ये इस पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई अब तक? वो डीएम सस्पेंड क्यों नहीं हुआ अब तक? ये किस चीज के लोकतंत्र को आपने बिल्कुल डस्टबिन में फेंक दिया है? कुछ तो लिहाज करिए लोकतंत्र के नेक्स्ट राउंड में बाकी विचार प्रस्तुत कर लीजिएगा। इमरान लतीफ, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता। इमरान जी, शुक्रिया आपका हमारे साथ शामिल होने के लिए। तो आजम खान को 3 साल की सजा हुई है हेट स्पीच के मामले पे। आम आदमी पार्टी इस पर क्या ओपिनियन रखती है? ब्रजेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद सबसे पहले आपका डिबेट में शामिल करने के लिए। जहां तक आजम खान साहब की बात है, चूंकि कोर्ट का मामला है तो फौरी तौर पे कोई बहुत विशेष टिप्पणी करना मुनासिब नहीं है। लेकिन सिस्टम ने, मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात कहने जा रहा हूं, अगर कि आज तक इस सिस्टम में सब कुछ शामिल है, न्यायपालिका, कार्यपालिका और जितने भी प्रशासनिक इकाइयां हैं सब कुछ शामिल हैं, कि हेट स्पीच के दूसरे मामलों में अगर एक कंकड़ या पत्थर भी किसी हेट स्पीच देने वाले नेता को मारा होता तो शायद इस मामले को और गंभीरता से लिया जाता। कुल मिलाकर भारतीय जनता पार्टी ने अपनी एक पहचान बनाई है कि वो अपने विरोधियों को किसी भी रूप में स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं। यहाँ हिंदू और मुस्लिम का मामला नहीं है। आजम खान का सिर्फ मामला इस नाते नहीं देखा जाना चाहिए कि आजम खान साहब जो है वो मुसलमान, इस नाते उनको टारगेट किया जा रहा है। आपको मैं याद दिलाना चाहता हूँ, एक एमएलसी साहब हुआ करते थे, बुक्कल नवाब साहब, जिन्होंने हनुमान जी को मेरे साथ भी जोड़ा था कि इमरान, सलमान, जीशान और ये सब जो है वो हनुमान जी से जुड़ते हुए नाम है। तो इस तरह की टिप्पणी उन्होंने की थी। लेकिन इस मामले में इसको मैं इंडिकेट नहीं कर रहा हूं।
बुक्कल नवाब साहब जब तक समाजवादी पार्टी के एमएलसी थे तब तक रोज बुलडोजर जाता था उनका घर गिराने के लिए, उनकी संपत्तियों को जब्त करने के लिए, उनको गिरफ्तार करने के लिए, तमाम तरह की बातें होती थी। लेकिन जैसे ही वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए तो उसके बाद उनके सारे दाग धुल गए और आज वो मस्ती के साथ पुराने लखनऊ में अपना घूम रहे हैं, उनके साथ किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। तो शायद आजम खान साहब ने अगर इस तरह का कोई रास्ता अपना लिया होता तो आज उनके साथ ये स्थिति ना होती। अरे नवाब खानदान का व्यक्ति है, गरीब आदमी, कुछ तो बख्श दो। मैं वही कह रहा हूँ कि आजम खान नवाबी आदमी है, ठीक है, बोल गए एक बार झटके में, तब से देखो रोज कान पकड़े घूमते हैं बेचारे। घर गिरवा दोगे, उसकी मार्केट गिरवा दोगे, क्यों तो किसी का नुकसान करोगे। हेमंत जी के दोस्त हैं वो, ऐसा नहीं कर सकते आप। जी बोलिए आप इमरान जी। देखिए बिल्कुल मैं इसी वजह से कह रहा हूँ कि हिंदू मुसलमान का मामला नहीं है। जो भारतीय जनता पार्टी की वॉशिंग मशीन से नहा लेगा वो पवित्र हो जाएगा, चाहे जो भी हो। तो आप ये कहना चाहते हैं कि आजम खां को इसलिए टारगेट किया गया कि वो अपोजिशन में है? बिल्कुल अपोजिशन में है और एक मुसलमान नेता है इसलिए भी बिल्कुल उसमें कहीं ना कहीं ये एंगल तो है ही है। लेकिन सबसे बड़ा एंगल ये है कि एक मुखर विपक्ष थे, एक मुखर विरोधी थे, मुखर हो। बट टेल मी वन थिंग, वो हेट स्पीच क्यों देंगे भाई? और हेट स्पीच देंगे तो कानून में प्रोविजन है, सजा होगी, जो बोलेगा उसको सजा होगी। अच्छा उनसे इसी बस अगर आपने जो बात कही, अगर जो बोलेगा उसको सजा होगी, अगर ऐसा होता तो शायद आज इतने सारे सवाल न उठ रहे होते। हम तो दिल्ली का चुनाव लड़े थे, हमको याद है कि हमको हरामजादा बोला गया था। दिल्ली का चुनाव हम लड़े थे, हमारे सीने पे गोली मारी गई, गोली मारने की बात की जा रही थी, केंद्रीय मंत्री के द्वारा गाली देकर की जा रही थी, क्योंकि हम उनके सामने चुनाव में थे। क्या हुआ? अगर इस सिस्टम ने एक कंकड़ी मारी हो अनुराग ठाकुर को, तो आप बताइए, एक जगह आप 3 साल की सजा देने जा रहे हैं और एक जगह आप एक कंकड़ भी नहीं चला रहे हैं उस नेता के ऊपर जिसने इस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया। बट ये इंडियन जुडिशियल प्रोसेस है ना, हम सब इसको ऑनर करते हैं, मानते हैं और इसको पालन करते हैं। अब उनको सजा हुई, आगे कोर्ट में जाके वो अपेक्स कोर्ट में अपील कर सकते हैं, दैट्स इट। बिल्कुल, लेकिन अनुराग ठाकुर के ऊपर एक भी मुकदमा दर्ज नहीं हुआ, तो सवाल तो उठेगा। ये जनता के दरमियान भी ये सवाल उठ रहा है, लोगों के जहन में ये सवाल है, तो इन सवालों का भी जवाब खोजा जाना चाहिए। ऐसे जी शुक्रिया आपका इमरान लतीफ़ जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारे साथ बने रहिएगा। डिबेट के नेक्स्ट राउंड में आपके बाकी विचारों को भी हम सम्मिलित करेंगे। हेमंत तिवारी उत्तर प्रदेश के बहुत ही जाने माने पॉलिटिकल जर्नलिस्ट हैं। हेमंत जी शुक्रिया आपका। पहला प्रश्न मैं आपसे ये करता हूँ कि आजम खां को 3 वर्ष की सज़ा और 25,000 जुर्माना है, इसका साफ मतलब ये है जो पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट 8/3 है उसके मुताबिक आज से तत्काल प्रभाव से उनकी सदस्यता निरस्त, जब भी कोर्ट आर्डर कर देगा, इम्प्लीमेंट होगा उस दिन से। मैं जानना चाहता हूं कि अब आजम खां के पास विकल्प क्या बचे हैं, क्या उनकी राजनीति का अवसान काल है? और अशरफ और इमरान और पांडे जी ने ये कहा कि बीइंग ए मुस्लिम उनको टारगेट किया जा रहा है। मैं इस बारे में आपकी स्पष्ट ओपिनियन जानना चाहता हूँ। आजम साहब के बारे में बाद में आता हूँ, लेकिन अभी जो कुछ मैंने सुना उस पर मेरा दिमाग बहुत साफ है। एक तो कभी इस मुल्क में जो लोकशाही की बड़ी ताकत रखता है, जमहूरियत की बड़ी ताकत रखता है, वहाँ अव्वल ये तौहीन अदालत की बात नहीं होनी चाहिए। मुझे लगा कैसा हो रहा है जी। और चलिए दूसरे, किसी भी चर्चा में सार्वजनिक प्लेटफॉर्म पे हो, किसी के जख्म पर नमक और मिर्च नहीं लगाना चाहिए। अशरफ साहब ने कुछ बोला, पुरी जी ने कुछ कहा, हमारे पांडे जी ने कुछ कहा, लेकिन मेरा मानना है कि सियासत में दरअसल जिस सबसे बड़ी चीज़ की ज़रूरत है अब आने वाले दिनों में और आज की तारीख में, वो है कि जो हमारे नेता हैं, जो हमारे आदर्श हैं, इनकी ज़ुबान से ही हो, अच्छे से बोलें। लेकिन इलेक्शंस में सब फिसल जाते हैं। आपको याद होगा 2019 के चुनावी सभा में मऊ में हमारे प्रिय मित्र, आपके बड़े प्रिय ओम प्रकाश राजभर ने किन शब्दों को इस्तेमाल किया था। ये अलग बात है कि उस पर कोई मामला बना कि नहीं बना, लेकिन अगर किसी अदालत ने सजा दी है और कोई अदालत दूसरी जगह सुस्त पड़ी है किसी कारण से, तो उस पर इस तरह की टिप्पणी नहीं की जानी चाहिए। एक हम नया मेरा एक डायरेक्ट क्वेश्चन है और स्ट्रेट फॉरवर्ड, क्या आजम खां की राजनीति खत्म? देखिए, मैं ऐसा नहीं मानता हूं, और अभी भी आपने खुद कहा, और वो इसका प्रावधान है कि अगर सजा गलत हुई है तो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट दोनों जगहें अभी उनके लिए खुली हुई हैं।
कहीं न कहीं से राहत मिल जाएगी, नंबर 1। नंबर 2, सदस्यता समाप्त होना ही आजम खां जैसे कद्दावर सियासतदान की सियासी पारी खत्म होने का संकेतक नहीं है। मैं ऐसा नहीं मानता हूँ। हाँ, ये अलग बात है कि ये जो तल्ख जुबानी है, ये आजम खां जैसे बहुत बड़े किरदार, राजनीति के बड़े किरदार की सबसे बड़ी कमजोरी रही है। और आपको याद होगा कि आजम खां राजनीति में सबसे ज़्यादा चर्चा में कब आए, याद कर लीजिए एक बार, जब भारत माँ को डायन कहने वाला एक जुमला उठा था, पूरे देश में इस पर बहस हुई थी और इनका नाम लिया गया था, इनकी जुबान से बात आई, तभी आए थे। और आजम खां की तमाम खूबियों पर मैं सच बताऊं, जितना मैंने उनको देखा पिछले 3 दशक से, आजम खां कई मामलों में बहुत बहुत खूबसूरत इंसान, लेकिन एक चीज मैं है जो उनकी अप्रिशिएट करता हूँ कि उनको अपनी बात रखना आता है। जुबान और जो तंज करने का उनका तरीका है वो लाजवाब कर देता है, कई बार वो लाजवाब कर देता है, लेकिन उनकी तल्ख जुबानी भारी पड़ गई, यही चीज भारी पड़ गई, कभी कभी आप बहुत ज्यादा भारी पड़ जाती है। और हालांकि ऐसा नहीं है, इससे ज्यादा बुरी बातें भी कही गई, लेकिन तो हमारा कहना है कि अगर अदालत ने या फैसला फिर दिया है, पॉलिटिशियन आजम खां 100%, 100% खालिस सियासी आदमी हैं, पक्के सियासी आदमी हैं, मजबूत सियासी किरदार हैं। और 10 बार कोई यूं ही एमएलए नहीं हो जाता, और बहुत कम ऐसे लोग होते हैं राजनीति में जो अपनी शर्तों की राजनीति करते हैं, अपनी शर्तों पे जीतते हैं। आजम खां उनमें रहे हैं। लेकिन ये भी बात सही है कि जब वक्त खराब होता है, तो ब्रजेश जी, बहुत शुक्रिया हेमंत जी, जिनको मर्सिडीज वालों को मैंने हजरतगंज चौराहे पे रिक्शे पे जाते देखा है साहब। तो वक्त की बात है, वक्त हेमंत जी, मैंने भीख मांगते देखा, बदल जाती है। मैंने उनकी भीख मंगाई भी देखी है जी, मैंने भीख मांगते भी देखा है। शुक्रिया आपका। मैं बीरेन जी को आमंत्रित करता हूँ इस परिचर्चा में। बीरेन जी, स्वागत आपका। बहुत लंबे समय आपने भी आजम खां को कवर किया और आज फाइनली एक वर्डिक्ट डिलीवर हुआ जो उनके अगेंस्ट गया और उनको 3 वर्ष की सज़ा, 25,000 का जुर्माना और उनकी विधायकी भी ऑलमोस्ट विद इमीडिएट इफेक्ट खत्म। तो आजम खां की राजनीति भी खत्म माने? देखिए, बात इससे शुरू होगी कि मालिक हुआ करता था पहले वो शख्स जो ली समय ने करवट मजदूर हो गया। ये समय का तकाजा है और ये बदलाव है। जो आज हम आजम खां के रूप में देख रहे हैं, वो 10वीं बार विधायक हैं, 27 महीना जेल काट के आए हैं, सांसदी छोड़ी उन्होंने, वो हार गई, फिर वो विधायक बन गए, अब विधायकी भी चली गई, अब विधायकी अभी 4.5 साल की बची है। तो स्वाभाविक है कि राजनीति में वो लड़खड़ाते कदमों से चल रहे हैं, लेकिन आप इसे अवसान या समापन नहीं कह सकते। आजम खां एक दिग्गज नेता है। आजम खां का अवसान या समापन तभी होगा या तो वो जेल में दम तोड़ दें और या स्वास्थ्य उनका साथ छोड़ दे। जब तक वो जिंदा रहेंगे, वो सियासत में आवश्यक बने रहेंगे, अपरिहार्य रहेंगे और रामपुर से वो अपनी इच्छा के अनुसार चुनाव लड़ते रहेंगे। देखिए, 2019 की जिस हेट स्पीच में उनको आज सज़ा मिली है, वो मिलख क्षेत्र की एक जनसभा में उन्होंने दिया था और उनकी हेट स्पीच बहुत सारी रही है। जयाप्रदा का मामला आपको याद होगा, पहले वो पार्टी के भीतर उनका रह के विरोध करते रहे, फिर वो बीजेपी में चली गई, तो बीजेपी में फिर उन्होंने तमाम ऐसे बयान दिए जो अमर्यादित माने गए, जो संघ को लेकर जोड़ा गया। बात तनखैया और रुमाल से जूता साफ कराने वाली आई, जो एक डीएम के लिए उन्होंने बोला था। और ये सब सियासत में बहुत सामान्य बातें लोग कहते हैं, लेकिन आजम खां को उस पर सज़ा मिली है। और एक समानता ये आई कि बाप की तो विधायकी गई, इससे पहले बेटे की भी चली गई थी एक बार विधायकी, तो बाप बेटा दोनों एक बार विधायकी खो चुके हैं। बेटे ने फर्जी जन्म प्रमाण पत्र के लिए उसकी जब विधायकी चली गई और पिता की चली गई तुनक मिजाजी और गलत बयानी के लिए। देखिए, आजम खां उत्तर प्रदेश में मुसलमानों के एक ऐसे नेता हैं जो समाजवादी पार्टी का बहुत बड़ा चेहरा है। आप ये कह सकते हैं कि उनको सुनने के लिए हजारों लाखों लोग जुटते हैं आज भी।
वो पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, LLM किए हुए हैं और जानकार हैं, उर्दू के भी अच्छे जानकार हैं, व्यंग अच्छा करते हैं, आलोचना करते हैं, तुनक मिजाज हैं। और उनके जब वो सत्ता में रहे तो उनका एक ख्वाब था जौहर यूनिवर्सिटी, जिसको पाने के लिए तमाम सारी बलि दे दी गई लोगों की। उनका एक CEO था आले हसन, जिसने तमाम सारे सैकड़ों लोगों को जेल में ठूस दिया बेकसूर। अब वो खुद जेल में है आजकल। तो सत्ता में रह के किए गए जो पाप और गुनाह हैं, उनका खामियाजा सरकार बदलने के बाद राजनीतिक लोगों को भोगना पड़ता है। अगर सत्ता में बैठा हुआ व्यक्ति उदार हो तो ऐसे लोग बच जाते हैं, लेकिन योगी की सरकार में, योगी आदित्यनाथ की सरकार में, जो आजम खां पर लगातार सख्त है, और उसकी सख्ती का नतीजा है कि उनके ऊपर 90 मुकदमे तक हुए। और आकाश लाला एक सामान्य सा नेता, एक आदमी जो उन पर मुकदमे ठोंकता गया और सरकार के दम पर, सपोर्ट पर ही आज आजम खां की ये स्थिति हुई है। तो योगी की सरकार न होती तो शायद आजम खां को इतनी बड़ी सजा भी ना होती। ये बात तो बहुत साफ है। लेकिन जो लोग आज सियासत में हैं वो भी ये ध्यान रखें कि वक्त पलटते देर नहीं लगता। जो आज आजम का या किसी और नेता का हंस रहा है, अगर सत्ता में बैठकर कोई गलत करेगा तो उसका भी ये नतीजा हो सकता है। सबको ईमानदारी से और नैतिकता के साथ काम करने की ज़रूरत है। ब्रजेश जी, 10 चुनाव कोई आदमी जीता हो, आप उसको ख़त्म नहीं कह सकते। अभी बहुत जान बाकी है। बहुत सारे फैसलों की बात आई कि राकेश सचान मंत्री हैं, उन पर भी यही था, उनको 1 साल की सज़ा हुई। विजय मिश्रा पे इसी हेट स्पीच में 2 साल की सज़ा हुई। वो कागज़ लेके भाग गए, FIR लिखी गई, फिर जमानत मिल गई। बहुत सारी बातें सब सत्ता के साथ चलती हैं। ये बात ज़रूर है कि न्यायपालिका सर्वोच्च है, लेकिन कहीं ना कहीं प्रभाव असर पड़ता है, जिसका दर्द तमाम कहीं ऐसे मशरफ बयां करते हैं, कहीं पर पांडे जी बयां करते हैं। देखिए, अगर हेट स्पीच में आजम खां को ब्रजेश जी सज़ा हो सकती है, तो ये जो हैदराबाद वाले हैं, वो लंबे वाले नेता जिनको लोग कहते हैं, उनको तो फांसी हो जाए चाहिए। वो जो हैदराबाद वाले आते हैं, MIM वाले, वो भी तो बहुत हेट स्पीच देते हैं, उनको नहीं करता कुछ। पता नहीं क्या दोस्ती यारी है, भगवान जाने। कहते हैं कि वो गाना नहीं सुना आपने कि हर एक रीत जगत की ऐसी है कुछ रीत कि हर एक सुबह की शाम नहीं, और तू कौन है तेरा नाम है, क्या सीता भी यहाँ बदनाम हुई। तो नाम और बदनाम सबके सियासी अपने अपने चश्मे हैं। बहरहाल एक साहित्यकार ने कहा है कि नीम का वृक्ष हूँ मैं, मेरे नाम से घबराहट तो होगी ही, छाँव ठंडी दूंगा निसंदेह, पत्तों में कड़वाहट तो होगी ही। तो आजम खां जैसे लोग इस सियासत में कड़वाहट के लिए तो जाने जाते हैं, लेकिन रामपुर के विकास और चमन करने में उन्होंने काफ़ी ताकत लगाई। आरोप लगता था कि यूपी के 5 जिलों में बिजली कभी नहीं जाती, इटावा, सैफपुरी, मैनपुरी, आजमगढ़, रामपुर तमाम, तो उसमें रामपुर भी था। एक साहित्यकार ने लिखा है, सुनिएगा, कि हमारे ऐब हमें उंगलियों पर गिनवाओ, हमारी पीठ के पीछे हमें बुरा न कहो। मैं सर के बल गिरा था गुनाहों के बोझ से, और दुनिया समझ रही थी कि सजदे में पड़ा है, और सजदे में जब गया तो लोगों ने ये कहा कि जालिम ने इतनी पी है कि मदहोश पड़ा है। बहुत शुक्रिया आपका वीरेंद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सैयद मकसूद अशरफ, जाने माने इस्लामिक स्कॉलर और आजम खां के कट्टर वाले समर्थक। तो अशरफ साहब, वीरेंद्र जी ने बात तो ठीक कही, कानून के आगे तो सजदा सबको करना पड़ेगा, और आजम खां ने किया भी। उन्होंने कहा, भाई मैं कानून का बड़ा कायल व्यक्ति हूँ और मैं कानून को मानता हूँ। तो जब आजम खां ने स्वीकार कर लिया तो आप उसको क्यों इस तरह से अपोज करने की चेष्टा कर रहे हैं? नहीं, बहुत अच्छी बात आपने कही कि बिरोन जी कानून का सम्मान करते हैं, वो चाहते हैं सब चीज़ कानून के हिसाब से हो, तो बहुत अच्छी बात है। सबको करना चाहिए, हमें भी करना चाहिए, आपको भी करना चाहिए। आप कहते हैं मेरा एतराज़ क्या है,
मैं एतराज करता हूं तो आपको दिक्कत होने लगती है। आप लोग किसी बात पे एतराज करते हैं तो दिक्कत नहीं होती। अरे आप मैं मेरे आज पुलिस दोस्त आपका हो, मैं जवाब क्यों नहीं एतराज देते, मैं अपने करूंगा? बड़े भाई मैं तो हेमंत आपको तिवारी इज्जत से साहब- बुलाता हूं कि अपनी बात रखो। सुन तो लीजिए सर, सुन तो लीजिए। मैं आपको जवाब नहीं दे रहा हूं, मैं ये कहना चाह रहा हूं, मैं अपने बड़े भाई हेमंत तिवारी जी को जवाब देता हूं। ये कहते हैं कोर्ट का सम्मान करना चाहिए, उस पर कुछ भी नहीं बोलना चाहिए फैसला आने के बाद भी। आपको 2 मिसालें मैं देता हूं। सिर्फ ओरल टिप्पणी जस्टिस पारदीवाला और जस्टिस सूर्यकांत ने की थी रूपन शर्मा के ऊपर। पूरे दिन ट्विटर पर ट्रेंड करता रहा, आज तक इतना बड़ा ट्रेंड कोई चला नहीं जजेस के खिलाफ। खाली टिप्पणी किया था उन्होंने कि इस तरह का है। टिप्पणी पे तो आप पूरा वावेला मचा देते हैं। यहां फैसला आया है लेकिन हम खामोश रहे, कुछ बोले ना। सलाम करें जज साहब को कि आपने पूरी पावर का इस्तेमाल कर लिया। देश के गृह मंत्री अमित शाह साहब सबरीमाला केस के अंदर कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट को भावनाओं और आस्थाओं का ख्याल रखना चाहिए, इस तरह के फैसले नहीं देना चाहिए। खामोश हो जाते वो। तो सवाल ये, जब कोई चीज आपसे रिलेटेड होती है या आपकी कम्युनिटी से रिलेटेड होती है तब तो आपको लगता है कि आप बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। जहां उसमें कोई मुस्लिम एंगल आता है तो मुस्लिम एंगल पैदा कौन करता है? आप लोग ही पैदा कर रहे हैं, समाज में ही पैदा हो रहा है, भाजपा की सरकार पैदा कर रही है। तो उसके बाद भी हम खामोश रहे, कहें बड़ा अच्छा किया। ठीक है, आपने किया जो करना था कर दिया, आगे बड़ी हायर कोर्ट है भी, एक मजिस्ट्रेट लेवल का फैसला है। अभी इसकी अपील जो है वो डिस्ट्रिक्ट सेशन कोर्ट के अंदर, उसके बाद हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट सभी है। ये कहीं एग्जिस्ट कर नहीं पाएगा क्योंकि आप ठीक है, जो आपके जो हाथ में था आपने दे दिया, वही भी मिल गई मजिस्ट्रेट साहब को। बहुत अच्छा किया आपने, मैक्सिमम पावर का यूज कर लिया। मैं बिल्कुल क्रिटिसाइज करूंगा इस फैसले को। बताइए कितनी नजीरें इस तरह की जिसमें 3 साल का फैसला दिया। राकेश सचान की बात आप बार बार कर रहे हैं, मैं भी वो बात बोल सकता था लेकिन मेरे लिए इमटेरियल है। मुझे मालूम है ऐसे ही होता है। 800 पे जुर्माना, 1000 पे जुर्माना, 200 पे जुर्माना, 1 महीने के जो है सजा, इसी तरह के फैसले आते हैं। क्या पहली बार किसी ने स्पीच दी है? आजम खान ने गलत किया, उसकी सजा बिल्कुल मिलनी चाहिए थी, लेकिन सजा देते हुए भी ध्यान रखो यार। मास्टर गलती हम करते हैं तो छड़ी के मारोगे या हमको मार डालोगे बैठ के? तो पढ़ेंगे क्या बैठ के हम? ये मार डालने वाले फैसले हैं। लेकिन कोर्ट के जो अख्तियार में था कोर्ट ने किया, आगे के हायर कोर्ट है, अब देखते हैं आगे क्या होता है। हेमंत तिवारी जी, मेरे ख्याल से आपने इनका रिप्लाई सुना होगा, तो मैं चाहता हूं कि आप इनको जवाब दें। मैं कम से कम 50 ऐसे मुकदमे जानता हूं जिसमें 25 लोगों को फांसी की सजा मिलनी चाहिए थी, नहीं मिली। हमारे सामने टहलते हैं, मजस टहलते हैं। लेकिन मैं ईमानदारी से इस मुल्क का एक आम शहरी होने के नाते सोचता हूं कि अदालतों पर यकीन ज़रूरी है। अगर अदालतों से यकीन उठ जाएगा, हम जजों को गाली देने लगेंगे, फिर हम तो एकदम दहशतगर्दी वाले माहौल में चले जाएंगे। ये मेरा अपना मानना है। किसी को अच्छा लग सकता है, किसी को खराब लग सकता है। अगर अदालतों का पहले कोई बयान दिया है तिवारी जी, ठीक है, पहले कोई बयान दिया था नुपुर शर्मा के ऊपर जी, जब सुप्रीम कोर्ट के जजों को कहा गया तो कोई बयान दिखलाइए अपना, आप दिखलाइए कोई बयान अपना। मेरी बात सुनिएगा अशरफ साहब, आप जब नुपुर शर्मा पे लोगों ने कहा था कोई बयान दिखला दीजिए। एक मिनट, जब आप खामोश, 1 मिनट सुनिएगा। आप जैसे जहनियत वाला आदमी, जिसको वाकई बहुत अच्छा स्कॉलर मानता हूं, आप मेरी इज्जत करते हैं, मैं आपकी इज्जत करता हूं, लेकिन अभी आपने जो हिंदू मुस्लिम वाली बात कही, ये बड़ी गलत बात है। आप पब्लिक प्लेटफॉर्म पे बात कैसे कर सकते? मैं क्या करूं? नहीं करना चाहिए। पड़ रहा है सर, आप जिम्मेदार आदमी हैं। क्यों नहीं? आप जिम्मेदार आदमी हैं। अगर सरकार ज्यादा करेगी, सरकार बुलडोजर चलाएगी तो आप नहीं बोलेंगे। तो जो जाहिल लोग हैं, जब बुलडोजर चलाएगी तो आप नहीं बोलेंगे। जिनकी जहनियत नहीं है, जब बुलडोजर चलेगा तो आप जिनकी नहीं बोलेंगे। पढ़ाई नहीं है, तब आप कहेंगे आर्मी की भर्ती पे जब जो लोग चलाते हैं तो आप कहेंगे ठीक हो रहा है। जो कम पढ़े लिखे हैं, आप पत्रकार हैं तो साफ बोलिए। कहेंगे तो पढ़ा लिखा आप पत्रकार हैं तो निष्पक्ष रहिए। मैं बहुत साफ बोलता हूँ, पढ़े लिखे तो पत्रकार आप भी के अलावा हिंदुस्तानी हूँ, ध्यान रखिएगा। आपका दोस्त हूँ भाई, और ये भी ध्यान रखिएगा मेरी जिंदगी में 80-70% मुसलमान मेरे दोस्त हैं। आप गलत बात करिए। आप जैसे पढ़े लिखे लोग अगर ऐसा बोलेंगे, पब्लिक प्लेटफॉर्म बोलेंगे, करोड़ों लोग देख रहे हैं। ये तो सोसाइटी अच्छी है साहब, मैं सरकार की बात कर रहा हूँ। यही बात होती रहेगी। इस देश में ओवैसियों की कमी नहीं रहेगी। ये गलत बात है। एक हम खुद कह रहे हैं कि हमारी मुल्क की जो सबसे बड़ी ताकत है, मेरे मित्र नहीं, हमारी कौमी एकता, जिससे पाकिस्तान डरता है। जी, करता हूं। सुनिए, मैं ओवैसी की बात नहीं करता। आप 1 मिनट, या तो ओवैसी आपके मित्र होंगे या मैं आपको। अरे अशरफ साहब, अब हो गया। अशरफ साहब, आपका ऑब्जेक्शन नोट कर लिया गया। अब हेमंत जी को बोलने दीजिए, हेमंत जी अपनी बात रखेंगे। हेमंत जी गो अहेड, कंक्लूड करें। हेमंत जी, एक बात करता हूं। अशरफ साहब रुकिए प्लीज, अशरफ साहब रुकिए प्लीज। इस मुल्क की कसम, मेरा मानना है कि हमारी सबसे बड़ी ताकत हमारी कौमी एकता है। बहुत बेकार सियासतदान होते हैं जो हमारे आपके बीच में झगड़ा लगाते हैं,
जो दंगे फसादात कराते हैं। पाकिस्तान क्यों डरता है हमसे? हमारी मिसाइल से नहीं डरता है, हमारी तोपों से नहीं डरता है, हमारे आपके बीच जो भाईचारा है, जो हमारी आपकी ताकत है, उससे डरता है। इतना बड़ा पावर है, दुनिया की सारी मिसाइलों से बड़ा। अरे साहब, यही बना रहे, बहुत जरूरी है। मैं सारे सियासतदान थैंक यू हेमंत जी, करता हूं, शुक्रिया। हिंदू मुस्लिम न हो, क्या बात करते हो साहब। ऑल राइट, इमरान लतीफ, ये बड़ा अल्ट्रा ओपिनियन प्रस्तुत की अशरफ साहब ने, आप सहमत हैं क्या इनसे? देखिए, तो सिर्फ चाहता हूं कि जिस तरीके से, देखिए, जो सजा हुई है वो कोर्ट ने दी, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन कोर्ट को जो साक्ष्य मुहैया कराए गए हैं, जैसे भी तो किस तरह के साक्ष्य थे, वो उसमें तो सरकार ने पूरी मदद की है। और सरकार से सिर्फ इतना मैं कहना चाहता हूं कि एक उत्तर प्रदेश के ही मशहूर शायर में उनकी 4 पंक्तियां हैं कि जलते घर को देखने वाले फूस का छप्पर आपका है, आग के पीछे तेज हवा है, आगे मुकद्दर आपका है, और उसके कत्ल पे मैं भी खुश था, मेरा नंबर अब आया, मेरे कत्ल पे आप भी खुश हैं, अगला नंबर आपका है। और राहत इंदौरी साहब ने शायद इसीलिए कहा था कि किराएदार है सब, यहाँ किसी का जाती मकान थोड़ी है। तो आज सत्ता में है, कल आप नहीं होंगे, कल दूसरा कोई सत्ता में होगा। जो रास्ता आप दिखा रहे हैं कोर्ट का, कचहरी का, सबूतों का, गवाहों का, वो कल आपके लिए भी इस्तेमाल हो सकता है। ये जिस तरह की परंपरा हिंदुस्तान की राजनीति में शुरू की जा रही। शुक्रिया आपका इमरान जी, बहुत शुक्रिया। उमाशंकर पांडे जी, क्या जो ओपिनियन प्रस्तुत की एशम अशरफ ने आजम खां के बचाव में, क्या उससे सहमत हुआ जा सकता है? देखिए ब्रजेश जी, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये देश, जो हेमंत जी ने कहा, कौमी एकता की मजबूती से ही आगे बढ़ेगा। इसको तोड़ने के लिए जो भी बयान दिए जाते हैं वो लोकतंत्र के लिए और इस देश की एकता और अखंडता के लिए खतरनाक हैं। वो चाहे कोई भी बयान दे, वो आजम खान बयान दे या वो अनुराग ठाकुर और प्रवेश वर्मा, कपिल मिश्रा और तमाम लोग, साक्षी महाराज, तमाम लोग जो बयान दे रहे हैं, वो निश्चित रूप से खतरनाक है। उसका समर्थन नहीं किया जा सकता है, वो इस देश के लिए खतरा है। और मैं दूसरी महत्वपूर्ण बात जो मैं कहना चाहता हूं, मैंने एक शब्द प्रयोग किया था कि मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए ऐसा किया जा रहा है। तुष्टीकरण शब्द को समझिएगा ब्रजेश जी, एक तरफ आप पसमानदा मुस्लिमों का सम्मेलन करते हैं, दूसरी तरफ आप ट्रिपल तलाक के माध्यम से मुस्लिम महिलाओं की तरफ को अपनी तरफ लाने की कोशिश करते हैं, उनका तुष्टीकरण करते हैं, यानी कि 70 से 75% मुसलमानों को अपनी तरफ लाने का आप खेल खेलते हो। और आजम खान और वो गाजीपुर वाले अंसारी साहब, आप उनको धमका के डर भी पैदा करते हो, यानी कि डर के मेरे पाले में आ जाओ, नहीं तो तुम्हें मैं आजम खान बना दूंगा, नहीं तो तुम्हें अंसारी बना दूंगा। ये जो खेल चला, और ठीक कहा, मैं अभी सुन रहा था वीरेंद्र जी को, उन्होंने ठीक कहा, ओवैसी जैसे लोगों को भारतीय जनता पार्टी चैनलों पर बिठाती है। हमारी सरकार थी, ऐसे लोग चैनलों पर कभी हेट स्पीच देने के लिए नहीं बुलाए जाते थे। हमने इस तरीके की हेट, उनको पता था कि अगर ऐसा बोलूंगा तो अकबरुद्दीन ओवैसी को 24 घंटे के अंदर कांग्रेस की सरकार ने आंध्रा में जेल भेज दिया था जब उन्होंने 15 मिनट का बयान दिया था। लेकिन आज रोज वही अकबरुद्दीन ओवैसी रोज हेट स्पीच करते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की ताकत और तो आपके मुताबिक टारगेट किया गया आजम को, बैठकर वो हेट स्पीच रोज देते हैं। आजम खान को टारगेट किया गया जी, आजम खान को टारगेट किया गया। मैंने आपको सारी बातें बता दी। 75% मुसलमानों के तुष्टीकरण का खेल किया जा रहा है, बाकी मुसलमानों को डरा के कहा जा रहा है चुप रहो, मेरे पाले में आओ। और यही खेल हिंदुओं के लिए भी हो रहा है। क्या विकास दुबे के खिलाफ कार्रवाई तो हो जाती है, बुलडोजर चल जाता है, लेकिन आशीष मिश्रा टेनी को बचा लिया जाता है। ये जो खेल चल रहा है, डर का खेल, डर जाओ, भाजपा के पाले में आ जाओ, नहीं तो नेशनल। शुक्रिया पांडे जी, थैंक यू, इस पर मुझे बहुत शुक्रिया। पुरी साहब, पसमानदा मुसलमानों से प्यार और आजम खान को इनकार, क्यों भाई? आइए, तस्वीर क्या है जरा वो भी देख ली जाए। अभी लोकतंत्र के खतरे और उसके ऊपर मंथन की बड़ी चर्चा चल रही थी। दिल्ली के अंदर से बैठे हुए हुकूमत वाले हुक्मरान भी बड़ी बड़ी बातें बता रहे थे। मैंने एक जो शेर पढ़ा था ना, मुझ पे कल क्या गुजरा था वो किसी को नहीं समझना। भारत माता को, आज की डिबेट का चौथा शेर है, इससे अच्छा मुशायरा ही कर लेता है। आने कर लीजिए। 156(3) में इस्तगासा दायर कोई नहीं करता, खाली टीवी डिबेट में आकर के बयानबाजी करेंगे विक्टिम कार्ड की। जयप्रदा के अंडरगारमेंट्स, जयप्रदा के अंडरगारमेंट्स की चर्चा हो जाए, भारत माता डायन हो जाए, कन्हैया कुमार का प्रोसिक्यूशन 5 साल तक
अरविंद केजरीवाल साहब रोक करके रखे। ताहिर मियां को सरकार बचाओ किसकी है प्रभु? इमरान कन्हैया कुमार को फिर आपने बचाया। सरकार आपकी है। इनके खिलाफ चार्जशीट कितने साल में किया आपने? काट दे तो कन्हैया कुमार के खिलाफ चार्जशीट कब किया आपने? क्यों नहीं उनको जेल भेज देते आप? अरविंद केजरीवाल का ये दोहरा चरित्र मत दिखाइए। मैंने वही उजागर करने की कोशिश कन्हैया कुमार भारत आप एक तरफ मुसलमानों को मिलो ना तुम तो हम घबराए और मिलो तो आंख चुराए। क्या हो गया है आपको? ये जो खेल आप कर रहे हैं लोकतंत्र के साथ, थैंक यू। मुसलमानों को गले भी मत लड़ो, मत लड़ो, कोई फायदा नहीं। वन बाय वन। विपक्ष के पांडे जी पुरी जी को बोलने दो। 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 पांडे जी शांत हो जाओ। वही साजिया इल्मी है। पांडे जी शांत हो जाओ। नफरत करते थे अब वही साजिया इल्मी इनको प्रिय हो गई। ये दोहरा चरित्र मत दिखाइए। लोकतंत्र की राह पर चलिए। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का लोकतंत्र बहुत बहुत शुक्रिया। वापस आइए। धन्यवाद। बड़ी मुश्किल से उन्होंने धन्यवाद। बनाया है ये लोकतंत्र। बहुत शुक्रिया। बाबा साहब ने। देखो ऐसे लड़ने बाबा कोई साहब फायदा का नहीं। हेमंत जी सम्मान मना कर करिए। रहे हैं ना। अच्छा मेरी नहीं, हेमंत जी की बात मान लो। कौन लड़ाई लड़ रहा है मेरे टर्न बोलिए पे? आप पुरी जी। बोलेंगे मेरे टर्न पे, आप बोलेंगे तो ये कोई आप बोलिए पुरी शालीनता जी, है? मैं आपको पूरा मौका दे रहा हूं। मैं कह रहा हूं देश के प्रधानमंत्री के ऊपर कोई और, वो नरेंद्र मोदी हो या इंदिरा गांधी, भारत में तेरे बोटी बोटी अरे ऐसे मशरफ ने क्या क्या कह दिया, आप उनकी बात का जवाब तो दे नहीं रहे हो। आप पांडे जी के पीछे पड़ गए हो। ऐसे मशरफ साहब को बहुत खूबसूरती से एक लाइन में कहा, न्यायालय के फैसले आप बरी करें, बोरो करें, बाई करें, ये आप और आपके कोर्ट के बीच का मसला है, मैं कहीं बीच में नहीं आता। ठीक, यू आर फ्री टू फॉर्म योर ओके, अब एक सेकंड रुक जाओ, उनके ओपिनियन ले लो। अब एक सेकंड रुक जाओ। खेल चल रहा है, लेकिन थैंक यू मत खेलिए। जिस दिन जयप्रदा थैंक यू गारमेंट्स की चर्चा पुरी हो जी, रही थी, अब थोड़ा वो सहयोग लोकतंत्र करो। की कौन सी देखो मैं शालीनता आपके लिए थी? उसमें आपको कौन सा रास्ता दे दिया अक़लियत ना, का मामला आ गया था? आपको रास्ता मिल गया। अब आप थोड़ा शांत हो जाओ, एक सेकंड रुको बस। सैयद मकसूद अशरफ 20 सेकंड है आपके पास। जी बार बार जया पर्दा की बात कर रहे हैं। बड़ा अच्छा होता अगर जया पर्दा के मामले में ये कोर्ट गए होते। अगर जया पर्दा के खिलाफ जो बयान था आजम खां का वहां गए होते तो एक अच्छा मैसेज जाता कि आपकी निगाहें क्या कहती है? इस्तेमाल करना आपकी निगाहें क्या उस बयान कहती के है? अब आप खामोश रहिए। उस बयान के खिलाफ मैं भी था, लेकिन सवाल इस बात का है, सवाल इस बात का है कि आपको उससे नहीं मतलब, आपको जया पर्दा भूल गए। आप जया पर्दा आपके लिए एक चुनावी जया पर्दा गई, बात खत्म हो गई। आप बात समझिए और आज विक्टिम कार्ड खेलेंगे। थैंक यू, बहुत शुक्रिया आप सबका, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। और कड़वा कड़वा क्यों कर देते हैं आप दो तरह के बयान देते हैं। क्यों नहीं उस टाइम किया था आपने जया पर्दा के खिलाफ? जब उस टाइम हुआ था आपको कन्हैया वाले लफ्ज में ज्यादा परेशानी हो गई, तो आपका फेवरेट आपने जया पर्दा वाले बयान बहुत बहुत शुक्रिया। डिबेट ओवर। थैंक यू, अगर आपने किया होता थैंक यू, बहुत बहुत तो शायद शुक्रिया। कोई अच्छा मैसेज जाता। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आप आज सबका उस बहुत धन्यवाद प्रकट करता हूं कि आप सब ने इस मसले पर अपने अपने विचार प्रस्तुत किए। और बहनों भाइयों, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद इस कार्यक्रम को देखने के लिए। नमस्कार।